गाइज यार, जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि ली ने ग्रैंडपा की इलनेस को ठीक कर दिया होता है। फिर ग्रैंडपा ली को एक सीरियस लुक देते हुए कहते हैं, मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में विस्तार से बात करनी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी इस मानवा का कोई नया चैप्टर आता है मैं उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसीलिए वीडियो छोटी बनती है। तो अब हम ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को गू फैमिली के स्टडी रूम की तरफ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ली ग्रैंडपा के साथ में बैठा होता है। ग्रैंडपा ली को एक फोटो देते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड एक नजर जरा इस पर भी डालो। ली भी उस फोटो को देखने लग जाता है और ली उस फोटो को देखते हुए मनी मन कहता है, देखने में तो मुझे ये कल्टीवेटर्स के अवशेष लग रहे हैं। पा फिर ली को बताते हैं, मैंने अपनी जवानी के दिनों में एक प्राचीन मकबरे को ढूंढा था और उसकी तलाश करने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को भेजा था और वहीं से मुझे वूजी रिंग के साथ साथ कई सारे और भी ट्रेजर्स मिले थे। और ली अभी भी उसी फोटो को देख रहा होता है और वो मनी मन कह रहा होता है, इस लेवल के डिजास्टर को देखकर मुझे ये लग रहा है कि पहले का युग जरूर कल्टीवेटर्स वाला ही रहा होगा और उस समय यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भी भरपूर होगी। शायद से अभी भी कुछ वहाँ पर ऐसा हो सकता है जिससे मेरी कल्टीवेशन में मदद हो सके। और फिर ली ग्रैंडपा से कहता है, आखिरकार अभी के समय वो खंडर कहाँ पर है। ग्रैंडपा फिर ली को बताते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे बेवकूफ लोग भी गए थे जिन्होंने वहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। इस वजह से वो पूरा का पूरा खंडर ढह गया और अभी के टाइम में मैं उसे तुम्हें नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तो नामुमकिन है। लिटिल फ्रेंड को वहाँ से कुछ अवशेषों की जरूरत है, तो ये ओल्ड मैन तुम्हारे लिए बाकी के बचे हुए अवशेषों को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर ली ग्रैंडपा से कहता है कि आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा रेडिकुलस है कि आप तो एक फेमस सुपर पावर्स के ऊपर रिसर्च करने वाले सुपर पावर रिसर्चर है, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस करने में मेरी मदद करना चाहते हैं। फिर ग्रैंडपा ली से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ, ये एक लंबी कहानी है। ग्रैंडपा ली को बताते हैं, जब मैं जवान हुआ करता था तब मैं पैसे और पावर से काफी ज्यादा ऑब्सेस हो गया था और इस ओल्ड मैन को ये लगता था कि मेरे पास पैसा और पावर दोनों ही है और पैसे के साथ साथ सुपर पावर्स भी मेरी जेब में है। ये ओल्ड मैन उस समय पावर्स के लिए इतना पागल था कि ओल्ड मैन ने खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो इसी बीच हम लोगों को दिखाया जा रहा होता है कि ग्रैंडपा अपने जवानी के दिनों में अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बताते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैंने सुपर पावर्स के बारे में गहराई से जाना तो मुझे पता चला कि उनमें बहुत सारी खामियां हैं। मुझे ये सुपर पावर्स फील हुई तो मुझे ये पता चला कि सुपर पावर्स बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह है जो आदमी की कॉन्शियसनेस को खत्म करके उसे पागल की तरह बिहेव करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उस समय ये ओल्ड मैन काफी ज्यादा लालची था, तो सुपर पावर्स को अपनी मुट्ठी में करके सारी चीजों का फायदा उठाना चाहता था और मैंने सभी चीजों को नजरअंदाज करके इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से शुरू किया था। लेकिन इस ओल्ड मैन ने ये कभी भी नहीं सोचा था कि परिणाम बिल्कुल पहले की तरह ही होगा। और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। ये सब बताते हुए ग्रैंडपा के हाथ भी कांप रहे होते हैं। ग्रैंडपा ली से कहते हैं, किसी भी तरह सुपर पावर से एक पारंपरिक पावर है, इसे कोई भी बंदा कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इस ओल्ड मैन को ये चिंता है कि बेचारा तियांजू दोबारा से वही गलती करेगा और अभी के टाइम में वो प्राचीन इमोर्टैलिटी की खोज कर रहा है और कई सारे खंडरों को भी ढूंढ रहा है। फिर ली मन ही मन कहता है, इससे ये पता चलता है कि जो लोग सुपर पावर्स की प्रैक्टिस करते हैं ये लोग उन्हीं लोगों के समान होते हैं जो इमोर्टैलिटी को कल्टीवेट करते हैं। उनके ऊपर डिमोनिक स्पिरिट्स भी कब्जा कर सकती है। फिर ग्रैंडपा ली से कहते हैं, मैं लिटिल फ्रेंड से कुछ भी मांगने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हमारी गू फैमिली लिटिल फ्रेंड की किसी भी तरीके से प्रैक्टिस में मदद कर सकती है तो ये हमारी गू फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग होगी। और लिटिल फ्रेंड, क्या आप मुझे खाली समय में कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। आप ऐसा करते हैं तो मेरी गो फैमिली अब से आपको ही फॉलो करेगी। उसकी बात सुनकर उन फोटोज को वहीं पर रख देता है और वहां से जाते हुए ग्रैंडपा से कहता है, जब तुमको कोई खंडर मिल जाएंगे तब तुम इस शर्त पे बात करने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें वोजिन हॉल की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोजिन हॉल का हॉल मास्टर बैठा होता है। जिसको भी नहीं पता कि ये बंदा कौन है तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ये वही बंदा है जिसके बेटे को ली ने पीटा था और इस बंदे ने बदला लेने के लिए बाद में रेन वुकोंग नाम के बंदे को भेजा था। और वोजिन हॉल के हॉल मास्टर बिल्कुल ही शांति से बैठे होते हैं। अभी इसका बेटा भी यहाँ पर आ जाता है और अपने फादर से कहता है, फादर आखिरकार चीजें कैसी चल रही है, क्या आपने उस बेवकूफ को सबक सिखा दिया है। लेकिन जैसे ही अपने फादर की हालत
हालत देखता है ये काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है भयंकर ये क्या हुआ। सरकार आपको इस तरीके से किसने पीटा। फिर इसका फादर इसे रख के मारता है और इससे कहता है कचरे के टुकड़े, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है जिस वजह से तेरे फादर की ये हालत हो चुकी है। इसका फादर यहाँ पर 2-4 गालियां भी देता है जो मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता। और ये बंदा एक थप्पड़ खाने के बाद में कहता है फादर आखिरकार आपने मुझे क्यों मारा। और इसका फादर इसके ऊपर चिल्लाते हुए इससे कहता है यहाँ से दफा हो जा। और इसका फादर थोड़ी देर पहले क्या हुआ था उस बारे में बताता है। लोगों को दिखाया जाता है कि ब्रदर तियांजू यहाँ पर आए होते हैं। वे इस बंदे के फादर से कह रहे होते हैं तुमने मेरे मास्टर को फाइंड किया है तो तुम लोगों को यहाँ पर पेला जाएगा। पीछे ब्रदर तियांजू के बॉडीगार्ड इन सभी लोगों को पीट रहे होते हैं। ये बंदा घबराते हुए अपने बेटे से कह रहा होता है डैम इट बेवकूफ कहीं के, ये सब तेरी वजह से हुआ है। चाहे किसी और बंदे को भी ऑफेंड कर सकता था लेकिन तुमने तो ली को ऑफेंड किया है। तभी रेन वुकोंग इससे कहता है मास्टर शांत हो जाइए, हमारे वूजिन होल ने गू फैमिली को उकसाया है तो यंग मास्टर के ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ भी नहीं होने वाला। और इसके अलावा हम लोगों को पहले जाकर डोंग फैंग फैमिली के जितने भी गेस्ट यहाँ पर आने वाले हैं उन सभी का स्वागत करना चाहिए। और होल मास्टर इस बंदे से कहता है तो जल्दी जाकर काम पूरा करो वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। वुकोंग भी होल मास्टर को ठीक है बोल देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन यूनिवर्सिटी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हम लोग वहाँ पर हमारे हीरो ली को सिस्टर जीसी के साथ देखते हैं। मिस्टर जीसी हमारे हीरो से कहती है मिस्टर गू ने आखिरकार कल रात तुमसे किस बारे में बात की थी। मिस्टर जीसी ली से कहती है जब तुम लोग अंदर गए थे तो तुम काफी ज्यादा सीरियस थे लेकिन जब तुम लोग अंदर से बाहर आए तो तुम काफी ज्यादा खुश लग रहे थे, आखिरकार अंदर क्या हुआ था। हमारा हीरो ली सिस्टर जीसी से कहता है हम लोगों ने बस एक छोटी सी डील के ऊपर बात की थी। डील का नाम सुनकर सिस्टर जीसी के मन में तरह तरह के विचार चल रहे होते हैं। सिस्टर जीसी शौक होते हुए मनी मन कह रही होती है अब कोई मुझसे ये मत कहना कि वे दोनों आपस में शादी करने वाले हैं। सिस्टर जीसी ली से कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। ली उससे कहता है लेकिन क्यों नहीं। फिर जीसी अपने मुंह को फुलाते हुए ली से कह रही होती है ली तुम मुझे और मेरी मदर को पीछे नहीं छोड़ सकते। और उसकी बात सुनकर हमारा हीरो ली तो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, वो सोच रहा होता है आखिरकार ये किस बारे में बात कर रही है। फिर कोई बंदा ली का नाम काफी जोर से चिल्लाता है। ये बंदा और कोई नहीं होता बल्कि ये वही बंदा होता है जिसको ली ने पीटा था। और लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हुए कहते हैं ये तो ब्रदर हु है और इस समय ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। कोई दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या तुम लोगों को पता है कि ली ने कल ब्रदर हु की काफी अच्छी पिटाई कर दी थी और आज वो यहाँ पर अपना हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं। आज तो हम लोगों को सही में काफी अच्छा शो देखने के लिए मिलने वाला है। और ये दोनों बंदे ही काफी तेजी से ली की तरफ बढ़ते हैं लेकिन ये कुछ भी नहीं करते, सीधे जाके ली के सामने घुटने टेक देते हैं। ये बंदा ली से कह रहा होता है ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था, अब से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसके साथ में जो दूसरा बंदा आया था वो भी कह रहा होता है ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तो यहाँ पर जो बाकी बंदे बात कर रहे थे उनमें से एक बंदा कहता है आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये इस बेवकूफ को इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। और दूसरा बंदा कहता है आखिरकार ये डायरेक्टर का बेटा होकर इतना ज्यादा घबरा क्यों रहा है। मुझे लगता है कि इसके अलावा ली का सपोर्ट कोई तगड़ा बंदा कर रहा है। जो इनके साथ में एक और बंदा होता है वो कहता है अब से हम लोगों को फ्यूचर में ली को कभी भी नहीं उकसाना चाहिए। ली आगे की तरफ जाते हुए इन लोगों से कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और आगे से मेरे और जीसी के सामने कभी भी मत आना। वो बंदा भी अभी घुटने पर होता है और वो कहता है ठीक है ब्रदर जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तभी सिस्टर जीसी के फोन में किसी का मैसेज आता है और वो अपना फोन उठाकर जैसे ही मैसेज को चेक करती है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ जाता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। ली उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है क्या हुआ। सिस्टर जीसी के तो भी पसीने छूट रहे होते हैं। सिस्टर जीसी बात को टालते हुए ली से कहती है कि हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए क्योंकि हमारी क्लास शुरू होने वाली है। और हम लोगों को फोन के अंदर डोंग फैंग यूनसुहो नाम के बंदे का मैसेज दिखाया जाता है। उस बंदे ने जीसी को मैसेज किया होता है कि जीसी मैं तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ, चलो हम लोग इस शनिवार को मिलते हैं। तो गाइस यार इसी के साथ हमारा ये छोटा सा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है क्योंकि इस मानवा के अभी तक केवल 10 ही चैप्टर आए हैं और मैंने 10 के 10 को एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे जैसे नए चैप्टर्स आते हैं मैं उनको भी डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो बस गाइस यार वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जीना एक्सप्लेन्स।